साधना की तबीयत बहुत खराब थी। वो अपनी बारी का इंतजार करते हुए सरकारी अस्पताल में लाइन में खड़ी हुई थी। जब वो खड़े खड़े थक गई तो सामने वाले आदमी से बोलकर वहीं चेयर पर बैठ गई। बुढ़ापे में इधर उधर धक्के खाते रहती हूँ। दोनों बेटियों को क्या कभी मेरी याद नहीं आती कि माँ कैसी है, क्या कर रही है। अपनी बेटियों के बारे में सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने लंबी लाइन को देखा और वो फिर अपनी जिंदगी के पिछले सालों में लौट गई। जब उसकी बड़ी बेटी मेघा का 12वीं का रिजल्ट आया था। माँ देखो, मैं पास हो गई हूँ, बस 3 साल और पढ़ाई, फिर मैं एक अच्छी जगह पर नौकरी तलाश कर लूंगी और फिर तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और छोटी की पढ़ाई का भी मैं खुद देख लूंगी। ये सुनकर मेघा की छोटी बहन मधु भी खुश होकर उससे बोलती है, बस दीदी, अगले साल मेरे भी तो 10th के बोर्ड हैं, फिर धीरे धीरे मेरी भी तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी। फिर हम अपनी माँ को बहुत खुश रखेंगे। दोनों बहनें अच्छी अच्छी जगह पे नौकरी करेंगी और सारा पैसा लाके माँ को देंगी। तुम दोनों फिर शुरू हो गई। जाओ अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बस पढ़ाई करो और अपना अच्छा भविष्य बुनो। धीरे धीरे समय थोड़ा आगे बढ़ा और मेघा ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। वो अपनी ग्रेजुएशन के आखिरी साल में थी जब आकाश अपने माता पिता के साथ साधना के घर आया था। बहन जी, आजकल के बच्चे तो अपनी मर्जी से ही शादी करते हैं। मैंने सोचा मेरे बेटे ने पसंद कर ही लिया है तो क्यों ना उसकी शादी कर दूं। क्या है कि मेरे बेटे को कनाडा में जॉब मिल रही है तो क्यों ना इसकी शादी करके ही वहाँ भेजूं। वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है भाई साहब, लेकिन मैं इतनी अमीर नहीं हूँ कि मेघा के लिए इतना कुछ कर सकूं। अरे आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। हम लोग शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे और मेघा के जितने भी कागज तैयार होने हैं वो आकाश अपने आप देख लेगा। उन लोगों के चले जाने के बाद साधना मेघा से कहती है, मेघा, इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम तो पढ़ाई करने के बाद नौकरी करने वाली थी। हाँ माँ, इरादा तो कुछ ऐसा ही था, पर पढ़ाई के बाद फिर मेरी आकाश से बातचीत होने लगी और फिर आकाश को कनाडा से बुलावा आ गया। सब कुछ इतना जल्दी में हो गया कि मैं कुछ सोच ही नहीं पाई। फिर तो दीदी आप कनाडा जाके हम सबको भूल जाओगी। आप तो वहाँ जाकर अमीर हो जाओगी। हाँ, आकाश ने मेरे लिए भी वहाँ बात की है, शायद मैं भी वहाँ जाके नौकरी करने लगूं। तुम फिक्र मत करो माँ, मैं तुम्हें भी पैसे भेजा करूंगी। देख, मुझे तो शादी तुम दोनों की करनी ही है। अगर तू आकाश के साथ खुश है तो मैं तेरी शादी आकाश से ही कर दूंगी। और रही बात वहाँ नौकरी करके यहाँ पैसा भेजने की, तो बेटा शादी के बाद जो ससुराल वाले कहते हैं वही करना चाहिए। साधना अपनी बेटी की खुशी में खुश हो जाती है, लेकिन मन ही मन बहुत उदास भी होती है, क्योंकि उसका सपना था कि मेघा जब कमाने लगे तो वो उसका हाथ बटाएगी। फिर बिल्कुल साधारण तरीके से आकाश और मेघा की शादी हो जाती है और वो लोग कनाडा चले जाते हैं। मधु भी ग्रेजुएशन कर रही थी, साधना अभी भी सब्जी बेचने का काम कर रही थी। इसी तरह समय थोड़ा और आगे निकल जाता है। मेघा को कनाडा गए 1 साल हो जाता है। वो पलटकर अपनी माँ और बहन की खबर ही नहीं लेती। इस बात का साधना को बड़ा दुख था। मधु, 1 साल हो गया है मेघा को कनाडा गए हुए। उसने तो पलटकर ना अपनी खबर दी और ना ही हमारी खबर ली। वो सही तो होगी ना? तू एक काम कर, कल उसके ससुराल जा और वहां से उसकी खैर खबर ले। और मैं तो कहती हूँ पैसे जोड़कर एक छोटा सा मोबाइल भी ले ले। और अगर मेघा का नंबर मिलता हो तो हम भी फोन पर बात कर लिया करेंगे। ठीक है माँ, मैं कल ही वहां जाती हूँ, तू फिक्र मत कर। बस 2 साल की बात है, उसके बाद मैं भी कमाने लगूंगी और तुझे फिर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन मधु आकाश के घर जाती है। हमें नहीं पता आकाश और मेघा के बारे में। मुझे तो लगता है तुम्हारी बहन ने कोई जादू टोना कर दिया है मेरे बेटे पर। ना फोन करता है ना फोन का जवाब देता है। वो तो जैसे अपने माँ बाप को भूल ही गया है। आप मुझे जीजा जी का नंबर दे दो, हम उन्हें फोन करके देख लेंगे। माँ को दीदी की बहुत चिंता हो रही है। वो तो माँ है, उसे तो चिंता होगी ही, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तेरी बहन तो।
किसी की चिंता नहीं करती। उसने तो हमारे बेटे को भी हमारी चिंता नहीं करने दी। मधु कुछ नहीं कहती, बस फोन नंबर लेकर वहां से चली आती है और सारी बात अपनी माँ को बता देती है। मुझे मेघा से बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसके तो सपने ही कुछ और थे। वो तो हम दोनों का साथ देने वाली थी। ऐसा ही होता है माँ, अब वो अमीर हो गई है। अब वो हम लोगों को कहाँ पूछेंगे। हमसे बात करते हुए तो उन्हें शर्म आएगी ना। मेघा ने तो मेरे सारे सपने तोड़ दिए। मैं तो सोचती थी मेरी बेटियां नहीं मेरे बेटे हैं दोनों। मधु अपनी माँ को गले लगा लेती है और कहती है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। देखते ही देखते मधु का ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है और उसे एक कंपनी में जॉब भी मिल जाती है। माँ देखो, अब मेरी नौकरी लग गई है। अब तुम खुश रहो और अब ये सब्जी बेचने का काम भी बंद कर दो। तुम्हारी आंखें वैसे भी बहुत कमजोर हो गई हैं। मेरी बच्ची, मैं बहुत खुश हूं कि तेरी नौकरी लग गई है। मधु, तेरे पास तो फोन नंबर है ना, तू एक बार आकाश को फोन मिलाकर देख ले। मेरा दिल बड़ा परेशान रहता है मेघा की तरफ से। माँ, 4 साल होने को आए हैं, क्या मेघा को तेरी याद नहीं आती? वो खुद से भी तो यहाँ चिट्ठी भेज सकती थी। और तू कहती है मैं हर बार फोन करती हूँ लेकिन कोई फोन उठाता ही नहीं है। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। ठीक होगी माँ, तू बिल्कुल भी परेशान मत हो। मधु एक बड़ी कंपनी में जॉब करने लगी थी। वहां काम करते करते धीरे धीरे मधु को भी अपनी नौकरी का घमंड होने लगा था। उसी कंपनी में सचिन नाम का एक लड़का भी काम करता था। धीरे धीरे मधु की उससे दोस्ती होती है। फिर एक दिन वो दोनों भी शादी करने की सोच लेते हैं। मधु अपनी माँ साधना से सचिन के बारे में बात करती है। मधु बेटा, तू भी अपनी पसंद से शादी कर रही है। मैंने तो सोचा था मैं तेरे लिए खुद लड़का देखूंगी। तू भी मेघा की तरह चली जाना और फिर कभी पलट के अपनी माँ को मत देखना। ऐसा नहीं है माँ, जब मेघा अपनी पसंद से शादी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? और मैं मेघा नहीं हूँ जो आपको भूल जाऊंगी। सचिन अपने माता पिता के साथ साधना के घर आता है और फिर मधु की शादी भी सचिन के साथ हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। मधु, तुम प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। मैंने शादी से पहले ही एक जगह एक घर देखा था। मैं सोच रहा था कि हम दोनों तो काम कर ही रहे हैं, ऐसा करेंगे कि एक घर का खर्चा उठा लेगा और एक जना घर की किस्त दे देगा। तुम देखोगी ना, मैंने तुम्हारे लिए कितना प्यारा घर पसंद किया है, तो तुम बहुत खुश हो जाओगी। और मैं सोच रहा था कि घर पर तुम्हारा ही नाम लिख दूं। सचिन इतने प्यार से मधु को ये सब बता रहा था कि मधु भी बहुत खुश हो गई। उसके नाम से घर होगा। तभी उसे साधना का ख्याल आया। सचिन, मैंने तो तुम्हें शादी से पहले ही कह दिया था कि मेरी माँ के पास कोई नहीं है, मुझे उनका भी ध्यान रखना है। तो मैंने कब कहा कि अपनी माँ का ध्यान मत रखो। हम ऐसा करेंगे कि महीने की पहली तारीख को राशन पानी उनके घर रखे आएंगे। वैसे भी वो तो अकेली रहती हैं, उनका खर्चा क्या ही होगा। हाँ, ये भी ठीक है। चलो फिर ठीक है, मैं माँ से बात कर लूंगी। पर पहले तुम मुझे घर दिखा के लाओ। सचिन मधु को घर दिखाने के लिए ले जाता है और मधु को घर पसंद आ जाता है और वो लोग सोच लेते हैं कि वे दोनों मिलकर घर की गृहस्थी को चला लेंगे। कुछ महीने तक तो सचिन साधना के घर जाता और उसे राशन पानी दे देता, लेकिन धीरे धीरे उसने साधना के पास जाना छोड़ दिया। साधना ने वापस से सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया और इस बात को भी काफ़ी समय हो गया था। साधना ये सब सोच ही रही थी कि लाइन में लगे उस आदमी ने साधना को आवाज़ दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं अस्पताल में बैठी हुई हूँ। वो अपनी दवाइयाँ लेकर घर की तरफ चल देती है। कैसी किस्मत पाई है मैंने। दो अमीर बेटियों की माँ हूँ, लेकिन उन दोनों को तो कभी अपनी माँ की याद ही नहीं आती। और एक मैं हूँ कि उन दोनों को एक पल के लिए भी भूल नहीं पाती। मुझे उन दोनों से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। साधना थकी हारी अपने घर का दरवाज़ा खोलती है और जाकर चारपाई पर सो जाती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। खुले दरवाजे से मेघा अंदर आती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। मेघा, तू इतने सालों बाद, तू ठीक है ना बेटी? मैं तेरी फिक्र में आधी हो गई हूँ।
कितने फ़ोन किए तुझे, तूने कभी मुझसे बात करने की कोशिश ही नहीं की। माँ, मेरे पास तो कोई फ़ोन था ही नहीं। फ़ोन तो आकाश के पास था और वहाँ जाके उसने अपना असली रंग दिखाया। उसने सब कुछ झूठ बोला था। उसने बस शादी मुझसे इसलिए की थी कि मैं भी उसके साथ वहाँ जाके नौकरी करूँगी और उसके सर पे जो कर्जा था उसको उतारने पे मदद करूँगी। उसकी असलियत मैं आपको कभी बता ना दूँ, इसलिए उसने मुझे आपसे बात नहीं करने दी, ना ही कभी आपका फ़ोन उठाया। फिर मेरे साथ काम करने वाली एक लड़की ने मेरी मदद की और मैं यहाँ भागी चली आई। और अब मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी माँ। और ये मधु कहाँ है? मधु ने भी अपनी दुनिया बसा ली है बेटा। शुरू में तो उसने थोड़ा बहुत मेरा ध्यान रखा, लेकिन अब वो यहाँ ना आती है ना ही मेरा फ़ोन उठाती है, और कभी उठा लेती है तो कहती है कि समय नहीं है। मुझे माफ़ कर माँ, मैं वहाँ बुरी तरीके से फंस गई थी, इसलिए तेरा हाल चाल नहीं ले पाई। अब मैं यहीं पे नौकरी करूँगी और तेरा ख्याल रखूँगी। साधना से मधु का एड्रेस लेकर मेघा उसके घर जाती है। मधु मेघा को देखकर हैरान हो जाती है और मेघा उसे अपनी सारी अपबीती सुनाती है। मैं तो इस देश से बहुत दूर थी, लेकिन तूने क्यों नहीं माँ का ख्याल रखा? मुझे माफ़ कर दो दीदी, मुझे भी लगा तुम तो इतनी अमीर होके भी हमको नहीं पूछती। तब भी हमारा गुजारा हो रहा है। मैंने सोचा माँ भी अपना गुजारा किसी न किसी तरह कर ही लेगी। हम दोनों बहनों से गलती हुई है मधु। हमारी माँ ने हमें कितनी मुसीबतों से पाला है, इससे हम दोनों अनजान नहीं हैं। अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी माँ को सारी खुशियाँ दें। हाँ मधु, मेघा ठीक कह रही है। मैंने तो इस एंगल से कभी सोचा ही नहीं। अगर मेरे माँ बाप के साथ भी ऐसा ही होता तो नहीं, हम अपने किए की माफ़ी मांग लेंगे। सचिन, मेघा और मधु तीनों वापस आते हैं और साधना से माफ़ी मांगते हैं। साधना सबको माफ़ कर अपने गले लगा लेती है और उसके बाद दोनों अमीर बेटियां अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखती हैं।